नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ना अमेरिका इजराइल का हमला थम रहा है और ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। महायुद्ध का आज 35वां दिन है, 35वां दिन, और आज भी भीषण तबाही की तस्वीरें मिडिल ईस्ट में नजर आई। अमेरिका और इजराइल ने आज भी ईरान के कई शहरों को टारगेट किया, अपना निशाना बनाया। आसमान से बम बरसाकर इस्फहान, तेहरान पर भी भीषण हमला किया, जिस पर ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, अटैक किया। साथ ही साथ अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को भी मार गिराए जाने का दावा कर दिया। ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब अमेरिका से कोई बातचीत होगी ही नहीं, कोई डील होगी ही नहीं, जंग भीषण होगी। सवाल ये है कि ये जंग आखिर कब तक चलेगी? क्या इस जंग की वजह से दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग से हुई तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां 35वें दिन भी अमेरिका और इजराइल ने आसमान से बारूद की बरसात कर ईरान के शहरों को धुआं-धुआं कर दिया। इस्फहान पर भीषण हमला हुआ, तेहरान को निशाना बनाया। आसमान और समंदर से प्रहार कर अमेरिका ने ईरान में कहर बरपा दिया। इस अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमारी सेना जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, उसने अभी ईरान में तबाही शुरू भी नहीं की है। पहले पुल, फिर पावर प्लांट। ईरान के नए नेतृत्व को पता है कि क्या करना है, और वो भी बहुत जल्दी। ईरान के लिए अब भी समय है कि वो डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वहां कुछ भी ना बचे। ईरान एक महान देश बन सकता है, लेकिन वक्त कम है। यानी ट्रंप ताकत से ईरान को सुलह के लिए झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया है कि अब बात नहीं, रण बड़ा भीषण होगा। Talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब आर-पार की जंग होगी। मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी की नई तस्वीर दिखेगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकानों पर बम बरसेंगे। जो अमेरिका का साथ देगा वो भी नहीं बचेगा। ईरान की सेना ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, हम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान की ये चेतावनी ही नहीं है, बल्कि हमले की तस्वीरें भी नजर आने लगी हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बारूदी हमला किया, ड्रोन अटैक कर अमेरिकी बेस को तबाह कर दिया। कुवैत पर मिसाइल अटैक कर उसके वाटर प्लांट को डैमेज कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को भी मार गिराने का दावा किया है। यानी संदेश साफ है, ईरान झुकेगा नहीं, अमेरिकी ठिकानों पर हमला रुकेगा नहीं। अब कोई बातचीत नहीं होगी, जंग निर्णायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी पर करने वाले हैं हम चर्चा और बात, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान का पैनल भी जुड़ चुका है। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ बिना देरी किए। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड OP तिवारी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मल्लिका पांडे जी विदेश मामलों की जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर अजिताभ जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत मैं पूर्णिमा नाथ जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। पूर्णिमा जी, फिलहाल 35 दिन इस जंग को हो गए हैं। अभी तक की इस जंग में और अभी तक जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स इस जंग में आए हैं,
उनको लेकर आप क्या समझती हैं? आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये जंग कौन सा रूप लेने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि समझौते के लिए समय अभी बाकी है, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप कल तक ये कह रहे थे कि 2 से 3 हफ्तों में एक बड़ा हमला हम कर देंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कॉन्फ्लिक्टिंग और कांस्टेंट मैसेज आ रही है, जिसमें ना सवेरे का शाम का नेक्स्ट दिन का कोई ख्याल है, उन्होंने कल क्या कहा और आज क्या कह रहे हैं, और उनका कैसे चेंजेस हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे ख्याल से। ये सोची समझी एक रणनीति है। ही रियली वांट्स टू कंफ्यूज पीपल, और 35 डेज में 35 ऑब्जेक्टिव्स बता दिया है। कभी तो ईरान को ख़त्म कर दिया, कभी बोलते हैं कि निगोशिएट करो। अब जब निगोशिएशन टेबल में बैठते हैं तब बॉम्ब अब गिराया जाता है उनके ऊपर। अब डिकैपिटेशन स्ट्राइक के बारे में जब होती है, उसको लिटरली निकालने के बाद बोलते हैं कि वहाँ पे कोई बचा ही नहीं निगोशिएट करने के लिए। तो आप बात किससे करने हो और किससे साथ आप बात करना चाहते हो? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी क्लियर from an international standpoint that America has actually lost it. और internally यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। In the last few weeks हमारी DHS की जो क्रिस्टी नोम है उसको फायर किया गया है। हमारी जो यहाँ पे पैम बॉन्डी है, अटॉर्नी जनरल, कल की बात है, उनको फायर किया गया है। अब जो रैंडी जॉर्ज है, चीफ ऑफ स्टाफ हमारी आर्मी की, 41st चीफ ऑफ स्टाफ, उनको रिटायर करा जा रहा है। कैन यू इमेजिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है क्या चल रहा है? यहाँ पे लिटरली शेकअप हो रही है। अगर कोई विन करता, इंटरनली स्पीकिंग ऑल्सो, उनको निकाला जाता। यहाँ पे एप्स्टीन फाइल का एक मैसिव मसला चला हुआ है। एंड आई थिंक ईरान का जो युद्ध था उसके पीछे एप्स्टीन का भी मामला था, बिकॉज इट वॉज ए डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स, बट वो हुआ कुछ नहीं। अब पैम बॉन्डी को हटा रहे और DOJ में टॉड ब्लांच को बिठाया गया, जो बंदा जाके लिटरली एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड से इंटरव्यू किया है और उनसे लिखा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ नॉट बीन इन्वॉल्व्ड। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इंटरनली, देयर इज़ लॉट गोइंग ऑन इंटरनेशनली एज वेल। प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी क्या चाहिए? उनको पोजीशन सेव करना है, अपने पार्टी की दबदबा रखना है, बिकॉज सेनेट और हमारे लेकिन तुलसी गबार्ड उनसे नाराज हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी उनसे नाराज हैं। आधे लोग जो अमेरिका का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, टॉप लीडरशिप है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप से अंदर खाने कहीं ना कहीं नाराज है, असंतुष्ट है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पोजीशन को कैसे होल्ड कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस सब के बीच में बना हुआ है। मैं संजय खन्ना जी आपका रुख करूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करते हुए, वो ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कि अमेरिका के साथ ईरान पर हमले जारी रहेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। और दोनों देशों के बीच में पूरी कोऑर्डिनेशन है, दोनों देशों के बीच में पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। तो नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान दिया है और ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका के साथ ईरान पर हमले जारी रहेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट देकर कहीं ना कहीं वो एक बड़ा संदेश और संकेत दोनों दे रहे हैं कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। संजय खन्ना जी आपका रुख करते हुए, F-35 को गिराने का दावा आज किया गया कि हमने F-35 को गिरा दिया है, जो बड़ा जेट है, बड़ा शक्तिशाली जेट अमेरिका का माना जाता है। अमेरिका अपने नुकसान को दुनिया के सामने नहीं रख रहा है। हम सब ये जानते हैं कि आर्थिक नुकसान कितना हो रहा है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आर्थिक नुकसान ट्रंप को झेलना पड़ रहा है, उनकी सेना को झेलना पड़ रहा है, डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब यही वजह तो नहीं है कि वो 2 से 3 हफ्तों में मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, ये डेडलाइन दे रहे हैं कहीं कि भाई 2 से 3 हफ्तों में मैं युद्ध करके बाहर आ जाएगा अमेरिका, उसके बाद लड़ते भिड़ते रहेंगे इजराइल और ईरान, क्योंकि वो खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि मैं तो जीता हुआ लीडर हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। संजय खन्ना जी। अनीशा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले तो 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो मेरी सोच थोड़ा अलग है। एक तो एप्स्टाइन फाइल्स के ऊपर हर जगह हिंदुस्तान में भी ये चर्चा होती है और भी देशों में ये हो रही है कि एप्स्टाइन फाइल से जो है
दिमाग भटकाना चाहते हैं, जिनके भी नाम उसमें आ रहे हैं। देखिए, आज नहीं तो कल तो वो जो चीज डॉक्यूमेंटेड है वो तो है ही है। आप कितनी देर तक उसको टाल लेंगे? आप ये जंग लड़ रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद तो आपको ये फेस करना ही करना है। तो मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि ये एक वजह नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी 12 दिन का जब युद्ध हुआ था तब भी अमेरिका इसमें घुसा था, तब तक तो एप्स्टीन फाइल की चर्चा नहीं थी। दूसरा जो मेरा अलग सोच है वो ये है कि सभी ये बोलते हैं कि इजराइल ने जो है अमेरिका को इस जंग में फंसाया है। मेरी सोच अलग है। मेरा सोचना ये है कि अमेरिका जो है उसने इजराइल को इस जंग में फंसाया हुआ है, और उसकी कुछ वजहें हैं। सबसे पहले तो एक तरह से मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व किसी भी तरह से इजराइल के थ्रू अमेरिका कायम करना चाहता है। अमेरिका बैठा हुआ है हजारों किलोमीटर दूर, वो डायरेक्ट उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल वो मिडिल ईस्ट में कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब वो जितने भी इजराइल के दुश्मन है, जैसे सबसे बड़ा दुश्मन तो ईरान ही है, उसको खत्म कर देगा, और इजराइल को जो है एक तरह से वहां पे सर्वोच्च बना देगा, क्योंकि मिलिट्री माइट अगर ईरान के बाद है तो वो इजराइल ही है, और इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह अमेरिका अपना दबदबा हमेशा मिडिल ईस्ट में बना के रखेगा। अब आते हैं F-35 जो वैसे तो तिवारी सर हैं, वो एयरफोर्स के हैं, वो ज़्यादा इसके बारे में बता पाएंगे डिटेल में, पर जितनी मेरी नॉलेज है, देखिए ये जो अमेरिका के वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो F सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये बहुत ही सक्षम है, और उसमें F-35 जो है वो सबसे सक्षम है, जिसमें वो उसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी का ये होता है कि उसको रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी जो स्पीड है वो मैक 6, 7, 8 से भी ऊपर चली जाती है, तो उसको स्पीड की वजह से भी उसको आप पीछा नहीं कर सकते हैं। और जो उसके अंदर वेपन सिस्टम्स और खुद जैमिंग सिस्टम्स हैं, वो सेंसर्स इतने ज़बरदस्त हैं कि वो जल्दी पकड़ में नहीं आते। और ये बड़ा अचूबा है कि दूसरी बार ये बोला जा रहा है, एक बार पहले बोला था कि F-35 को जो है गिराया गया, और अब की बार फिर जो आज ईरान ने बोला है, और यहाँ तक बोला है कि उनका एक फाइटर पायलट भी अमेरिका का उन्होंने कब्जे में किया हुआ है। मैं कहीं नेट पे पढ़ रहा था कि चाइना का एक कोई यंगस्टर है जो गाइड कर रहा था कि अगर आपने F-35 को एंगेज करना है तो आपको ये कार्रवाई करनी है, और उसी की सीख लेके जो है बोला जा रहा है, पुष्टि तो कहीं से नहीं है, पर यही बोला जा रहा है कि वो सीख लेके जो है ये F-35 को गिराया गया। अब आते हैं हम, देखिए ट्रम्प साहब बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत ही जिद्दी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ये अब जो जंग चलती आ रही है वो उनकी जिद की वजह से, और कोई वजह नहीं। वो चाहते थे रेजिम चेंज, नहीं करवा पाए, वो उनको जिद है। तो अब वो बोलते हैं कि जी कोई नया रेजिम चेंज अपने आप हो गया, अब कोई नया लीडर है जिससे हम बात कर रहे हैं, ये पता नहीं कोई लीडर है भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने पिछले साल भी यही बोला था, और अभी भी जब एयर स्ट्राइक्स किए थे, जो न्यूक्लियर साइट्स है, इफ्सान है, फोर्दो है, नतान्ज है, इन सब के ऊपर अभी भी जब किया था तब भी यही बोला था कि जी हमने बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि हम अभी भी इनको टारगेट करेंगे। इसका मतलब उनको पुष्टि अभी भी नहीं हुई है कि पूरा का पूरा ऑब्लिटरेट हो गया। तीसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो किसी तरह अपना फुटहोल्ड बनाना चाह रहे थे, जो नहीं हो रहा है और ना होगा। और इसी वजह से, इसी चिंता से जो है जो यूके में अभी बैठक चल रही है जिसमें तकरीबन 40 देश हिस्सा ले रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि ईरान को किस तरह से समझाया जाए, मनाया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है आप जैसे पहले चलता था वैसे चलने दें, जिससे उसके 2 फायदे हैं। एक तो जितने दुनिया के विश्व इस संकट में घुसे हुए हैं, तेल की वजह से संकट आ रहा है, उनको एक तो निजात मिलेगी इससे। दूसरा, ये ट्रम्प साहब की जिद छूट जाएगी कि अगर ईरान अपने आप मान जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ठीक है चलने देंगे जैसे पहले चल रहा था, तो ये एक तरह से ट्रम्प साहब जीते तो नहीं क्योंकि वो इस चर्चा में शामिल नहीं है, पर ट्रम्प साहब
के लिए एक एग्जिट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ये ओपी भी तिवारी जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। वो ये कि इजराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट से अटैक हुआ है, रॉकेट हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी को अब टारगेट किया है, उसको निशाना बनाया है। ईरान के हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। फिलहाल ये जानकारी है, ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी को निशाना बना लिया है। तो ये हमले जो हैं वो दोनों तरफ से चलते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी लगातार मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के अलग अलग ठिकानों को वो टारगेट कर रहा है। इजराइल के हाइफा शहर पर अब रॉकेट से हमला कर दिया है। अब ओपी तिवारी जी का मैं रुख करूंगी। ओपी तिवारी जी, अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है, डील हो रही है, डील पर हम बात कर रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन वो उठ के कहते हैं कि भाई डील की कोई गुंजाइश नहीं है और हमें डील ईरान से कोई ज़रूरत नहीं है डील करने की। तीसरा मेरा इसी पे मैं ऐड ऑन करूंगी कि आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, तो अमेरिका ने इजराइल को जानकारी दी है। ये इजरायली अखबार दरअसल ये रिपोर्ट बताता है कि अमेरिका ने इजराइल को जानकारी दी है कि भाई ईरान तो अमेरिका के साथ बात ही नहीं कर रहा है। तो फिर दुनिया के आगे ये बोलना कि हम बातचीत कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है, ये क्या है? ये कौन सी डबल स्टैंडर्ड की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, या दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं फिर वो इन दो बातों से? कि मनीषा जी देखिए, इस आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब पूर्णिमा नाथ जी मैडम ने काफी अच्छी तरीके से दे चुके हैं, ठीक है, और ब्रिगेड खन्ना ने भी काफी कुछ कवर कर दिया कि क्या चाहते हैं। पहला है कि हमेशा ये मीडिया में रहना चाहते हैं। जितने 28 दिन हो गए, जितने भी 30 दिन से ज्यादा हो गया, उतने स्टेटमेंट ये बदल चुके हैं। कभी डिफेंस सेक्रेटरी को ब्लेम करते हैं, कभी किसी और को ब्लेम करते हैं, लेकिन फैक्ट इज दैट कि उनको समझ में आ गया कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ये बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, और कैसे लिया है मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कहता हूँ कि ये तो मेरे को लगता है खन्ना साहब एग्री नहीं करेंगे, बट इजराइल के हाथ में पपलू बने हुए हैं। बिकॉज इजराइल के हाथ में नहीं, इजराइल के डायस्पोरा जो है अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज इस वॉर से किसको फायदा हो रहा है? अब इजराइल के देखिए, इजराइल को वो वाला लैंड चाहिए लतीबी रिवर के पीछे सदर्न लेबनान का। वो कह रहा है कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है, लेकिन वो जो लैंड है, जो रिवर बेसिन है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, जो उसको उसकी भी जरूरत है, इजराइल की जरूरत है। वो उसका अपना फोकस वहीं पर कर रहा है। अब इनके देखिए जिस तरीके से इनके लॉसेज हुए हैं, 3 F-15, F-16, F-18, 2 मेडल रिफ्यूलर्स ऑन ग्राउंड, दे आर लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट। अभी जब F-35 जिसका ये मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे, पहले बहुत कोशिश की इन्होंने भारत को भी बेचने की, भारत ने एक्टिव नहीं किया, तब उनका ये नतीजा, उन्होंने टैरिफ शरीफ लगाने की कोशिश की काफी कुछ। बिकॉज F-35 के एक्सीडेंट्स इतने हो चुके हैं कि F-35 किसी काम का जहाज नहीं था, वो बीच में खाली इजराइल उसको मैनेज कर पा रहा है। F-35 का दूसरा F-35 को डाउन होना, मैं खन्ना साहब की बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना पाऊंगा। देखिए स्पीड सब कुछ है, लेकिन जो इंजन से हीट निकलता है उसको हीट को ट्रैक करना है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द एयरक्राफ्ट वाली हीट ट्रैकिंग। आज से करीब 60 साल पहले भी मिसाइल जो होती थी, हीट सीकिंग मिसाइल होती थी। अब सीरिया कैसे हिस्ट्री टर्न्स इटसेल्फ, मतलब पूरा 360 टर्न कर गया है। और चाइनीज ने एडवाइस दिया, सही बात है, चाइनीज ने एडवाइस दिया था, दूसरा F-14 डाउन है। अब इस तरीके से इतने लॉसेज है, कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? आज से कुछ दिन पहले हम इंडिया के जेट्स काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 डाउन। अरे अपने जेट्स डाउन कीजिए, कितने डाउन हो गए? जहां तक इन्हें आर्मी का सवाल है, इनकी फोर्स का सवाल है, इनके जो बेसिस में जो थे, इनके पायलट से सब भाग गए हैं। जितने मिडिल ईस्ट में जितने बेसिस थे, सब भाग के बिल्डिंगों में चले गए थे, छिप के चले गए थे। उन बिल्डिंगों को कोई टारगेट कर रहा था, इनके CIA के एजेंट से सब छिप गए थे। अभी देख के ईरान सबको टारगेट कर रहा और ये नुकसान कर रहा। तो इनका मनोबल फौज का तो बहुत लो है। कैसे लड़ेंगे? लड़ना नहीं चाहते। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर 2-3 आर्मी ऑफिसर को पकड़ कर रखे हुए थे, कह रहे थे ये हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जब तक आदमी लड़ने का मनोबल ऊपर नहीं हो, खन्ना साहब एग्री करेंगे, जब तक लड़ने की इच्छा शक्ति ना हो, आगे नहीं बढ़ सकता। आप उसे कुछ भी इक्विपमेंट दे दो, इट इज अ मोटिवेशन एंड मोरल हाउ टू फाइट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मशीन। ये तो पूरा देखा ही पड़ रहा है कि अमेरिका फौज में नहीं है, चीफ हटे, 2 जवान हटे, जिस तरीके से उन्होंने। और ईरान तो बच्चों को भी अब तैयार कर रहा है। ऐसी भी जानकारी आज नजर आई, खबरें सामने आई कि ईरान अपने 1980 वाले माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और वैसे तैयारी ईरान कर रहा है। हाँ बिल्कुल मैडम, ईरान ने तो 2000 में तैयारी शुरू कर दी थी। हाँ। जब ईरान की हालत देख के उन्होंने कहा था कि हमें तो तैयारी करनी है ना हारने के लिए, बिकॉज अगर सरेंडर कर देंगे तो ईरान जैसी हालत हो जाएगी। हमें कम से कम लड़ना है, और वो तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से की हुई है। जिससे एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे, एयरक्राफ्ट की जगह उन्होंने 100 मिसाइलें खरीद ली, खूब सारे ड्रोन्स खरीद लिए। अब इसमें जो IT जो पार्ट था, वो इसका चाइना और रशिया का हेल्प मिला करने के लिए, मटेरियल इनके पास है। इस तरीके से टक्कर देते रहेंगे। अब इनका टरेन ऐसा है कि उस टरेन के हेल्प से ये आराम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज डोमिनेट करेंगे, और इनको पैसा वसूलना है। पैसा वसूलेंगे नहीं तो बिल्डअप कैसे करेंगे?
तो ये इतना आसान ठीक नहीं है, मैं मल्लिका पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। मल्लिका पांडे जी, ये जो हम देख रहे हैं कि तुलसी गबार्ड नाराज हैं क्योंकि तुलसी गबार्ड का जो एक सॉफ्टनेस है टुवर्ड्स ईरान, वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रहा है ट्रंप की। तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बातचीत है नहीं, या बहुत ज़्यादा बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में यूएस इलेक्शंस भी हैं। यूएस इलेक्शंस में यूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एब्स्टेन फाइल सबसे बड़ा मुद्दा ट्रंप के लिए है, जो उनके लिए टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन ईरान और इजराइल जंग में जो अमेरिका की भूमिका है, वो भी लोगों के बीच में एक टेंशन की एक बात बनी हुई है। फिलहाल जो प्रशासनिक उठापटक है, जो आज हमने देखा कि बड़े पदों से लोगों को हटाया जा रहा है, कुछ रिटायर्ड किया जा रहा है, कुछ लोग तो नाराज़ हैं, जो बड़ा नेतृत्व है अमेरिका में वो नाराज है, तो फिर ऐसे कैसे बात बन पाएगी आगे? और क्या अमेरिका पर इसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा? ये इलेक्शंस में क्या नजर आता है आपको? नमस्कार मनीषा जी, देखिए अब युद्ध को 1 महीने से ऊपर हो गया। कहीं ना कहीं पूर्णिमा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसी को आगे फर्दर करते हुए अभी इस पॉइंट पे मुझे मनीषा जी समझ में नहीं आ रहा है कि रिजीम चेंज एक्चुअल में यूएस में हो रहा है या ईरान में हो रहा है। exactly. हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि यूएस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा दिया जाता है, रैंडी जॉर्ज को हटा दिया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आए हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आए हैं, अमेरिकन प्रेस कवर कर रही है कि काफी सारे, जब से पीट हेग्सेथ जो वॉर सेक्रेटरी या हम बोले / डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं आजकल, वो कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं किन्हीं लोगों से। अपने चॉइस के लोग ज्यादा डाल रहे हैं, जो अभी नए इनकमिंग चीफ भी हैं वो उन्हीं की चॉइस के हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रिजीम चेंज जो डोनाल्ड ट्रंप एक ईरान में करना चाह रहे थे, वो यूएस में ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हीं की कैबिनेट, उन्हीं के जज, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ्स का मुद्दा था वो उन्हीं के अपॉइंटेड जज आज के टाइम में अपोज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड थे, जो कैंट, वो उन्हीं को अपोज करते हुए रिजाइन दे दिए हैं। हम देख रहे हैं यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनके बयान को सुनते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी जो कंटिन्यूअसली डिग्रेड करते जा रही है, जो अमेरिका के बिगेस्ट सपोर्टर हैं वो सभी रिजाइन कर रहे हैं। पेंटागन के टॉप ऑफिशियल्स भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मनीषा जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखकर आई है, जो यूएस का कहीं ना कहीं हम एक देखते थे, और पूर्णिमा मैम आई थिंक उसमें ज्यादा लाइट दे सकती हैं, हमने देखा था यूएस की एक क्रेडिबिलिटी जो थी, गारंटर ऑफ पीस की क्रेडिबिलिटी जो थी, वो कहीं ना केवल यूएस में डिग्रेड हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वो इंटरनेशनली भी डिग्रेड हो रही है। 8 मिलियन से ऊपर के प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को आज के टाइम में। तो कंटिन्यूसली हम देखे जा रहे हैं मनीषा जी कि उनके इंटरनली भी कैबिनेट में बहुत सारे लोग उनसे डिसएग्री कर रहे हैं और ओपनली डिसएग्री कर रहे हैं। उनके अप्रूवल रेटिंग जो फरवरी 28 से पहले थे, वो आज के टाइम में बहुत नीचे आ गए हैं। इनफैक्ट कुछ तो ईटी की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि वो नेगेटिव में आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो उथल पुथल हुआ है, उनकी जो एक वो स्मार्ट बिजनेसमैन जरूर है, वो अपॉर्चुनिटी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रही है, जहां वो बार बार इस चीज पर फोकस करते हैं कि अगर जिस भी कंट्री का तेल खत्म हो रहा है तो अच्छा, अब वेनेजुला का भी भंडार हमारा है और यूएस का भी भंडार हमारा है, तो हमसे तेल लीजिए। वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन जरूर बने हुए हैं, बट एक बहुत ही फेल हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका फोकस इस चीज पे है कि वेनेजुला में उनकी मूर्ति बनी है नहीं बनी है। उनसे जब भी ईरानियन लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी आजादी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो रिप्लाई कैसे करते हैं? वो पूछते हैं कि अच्छा मेरी मूर्ति वहां बनी है वेनेजुला में, उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? फिर वो रिपोर्टर को उसकी ब्यूटी पर करते हैं, कमेंट करते हैं उस पर, फिर वो ये चाहते हैं कि डॉलर्स पे आज भी बिल्कुल मल्लिका जी, और आज भी एक स्टेटमेंट में सुन रही थी, उसमें वो बड़े सरकास्टिकली बोल रहे हैं जेडी वेंस पर, उनको बोलते हुए बोल रहे हैं कि अगर समझौता हो जाता है तो फिर इसका क्रेडिट मैं लूँगा, और अगर नहीं होता है तो मैं इसको दोषी बताऊंगा जेडी वेंस को। तो वो उनका एक सरकास्टिक वे भी है जिसमें वो डील करते हुए नजर आते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास मल्लिका जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान ने जवाब दिया है। अमेरिका को बड़बड़ाने दो, ये ईरान कह रहा है। जो बोलता है अमेरिका, बोलने दो, बड़बड़ाने दो। अमेरिका को करारा जवाब हम देंगे, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका को जो बोलना है, जो मनगढ़ंत कहानियां बनानी है, बनाने दो। ईरान कह रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका को करारा जवाब हम देंगे और अपने हमले से देंगे। ये ईरान का एक स्टैंड, एक क्लियर कट स्टैंड नजर आ रहा है। और ईरान
मुंह छिपाए नहीं घूम रहा है। ईरान दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि हम सुपर पावर से मुकाबला कर सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हम हर चीज में कम आंकने के बावजूद भी अमेरिका जैसे देश के सामने खड़े होकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये एक क्लियर कट मैसेज जो है वो नजर आ रहा है। बाकी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मल्लिका जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा और इस पर भी आप एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अजिताभ जी के पास जाती हूँ। बिल्कुल, इसी पर एक रिएक्शन ये था मनीषा जी। देखिए, जेडी वैंस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2023 का, मैं उनका एक ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि हमने कितने ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए थे इराक वॉर पे। और उन्होंने उनका पूरा प्रेसिडेंशियल कैंपेन, अगर आप ट्रम्प का देखिए या जेडी वैंस का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन देखिए, तो पूरा इस चीज पर बेस था कि कैसे मिडिल ईस्ट या किसी भी वॉर पे अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वही ट्रम्प और जेडी वैंस है जो बार बार ब्लेम करते रहे कि अगर कमला हैरिस आती है पावर में तो वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध थर्ड की तरफ अमेरिका को और अमेरिकी लोगों को। वो बार बार ये चीज फोकस करते रहे कि हाँ, ट्रिलियन ऑफ डॉलर हमारे बाहर खर्च हुए हैं। बट कहीं ना कहीं हम देखते जा रहे हैं कि अब ट्रम्प भी वही कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट ट्रम्प उससे आगे कर रहे हैं। एटलीस्ट पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो कम से कम लिप सर्विस तो प्रोवाइड करते थे। चाहे वो ओबामा हो, जब वो सीरिया की वॉर में गए तो वो वॉर में नहीं गए जब यूएस कांग्रेस ने मना कर दिया। बट यहाँ पर तो हमने देखा कि न ट्रम्प ने पूछा ना जेडी वैंस ने पूछा कहीं ना कहीं कि हम वॉर पे जाए ना जाए। परमिशन ली नहीं गई, जबकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है। चलिए आप इंटरनेशनल लॉ को ना माने, आप जेनीवा वॉर कन्वेंशन को ना माने, किसी भी कन्वेंशन को ना माने, बट आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बट कल का जो उनका संबोधन था, लिप सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कल का जो उनका संबोधन था उसमें तो डोनाल्ड ट्रम्प ओबामा का जिक्र करते हैं, पूर्व की सरकारों को ब्लेम कर रहे हैं कि आज ये जो स्थिति है वो पूर्व की सरकारों की वजह से है। उन्होंने उनको शह दी, उनके साथ डील की, उनके साथ बात की। देखिए, मैं तो आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो ईरान का सामना कर रहा हूँ। अपने आप को एक पॉजिटिव लीडर बताते हुए डोनाल्ड ट्रम्प नजर आए। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन हम डॉक्टर अजिताभ जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अजिताभ जी, फिलहाल की इस टाइमलाइन को लेकर आपको क्या समझ में आता है? आप धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसा कि मल्लिका जी ने भी जिक्र किया कि ये जो न्यू रिजीम है ये ईरान में न्यू रिजीम का मकसद डोनाल्ड ट्रम्प लेकर आए थे, लेकिन हो उनके खुद के देश में रहा है। लोग उनके खिलाफ आ रहे हैं, जनता भी उनके खिलाफ है, नेतृत्व भी उनके खिलाफ है। अब यहाँ 35 दिन आते आते अमेरिका खुद टेंशन में आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान को कम आंकने की गलती अमेरिका ने कर दी है और एक कूटनीतिक रास्ता अब ईरान ने बनाना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर अब अमेरिका फंस गया है? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रम्प का बरबोलापन जो है वही उनको मजाक की एक वस्तु बना दिया है और अमेरिका का भी मजाक हो रहा है। अब सोचिए कितनी विडंबना है कि लोग एक तरफ अमेरिका में रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने इस तरह के भी स्टेटमेंट दिए कि कहीं अमेरिका नहीं एक प्रॉक्सी बन गया है इजराइल का। तो चीजें उल्टी दिख रही हैं और इसके पीछे निश्चित रूप से ट्रम्प की जो नीतियां हैं, उनकी रणनीति है, उसके फेल्योर की ही संभावना दिख रही है और उसकी वजह से ये सारे, अभी जैसे मल्लिका जी ने कहा कि अमेरिका एक लीडर हुआ करता था और विश्व का गारंटर हुआ करता था, आज उसके उलट हो रहा है। तो अब कल उन्होंने, ट्रम्प ने अपने इतिहास में ले जाने की कोशिश की और ईरान को स्टोन एज में धकेलने की भी बात कही। थोड़ा सा अगर इतिहास की तरफ जाया जाए तो आप देखिए 1953 में 1953 में ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे और वहां अमेरिका और यूके, ब्रिटेन ने, दोनों ने मिलके जो इलेक्टेड वहां गवर्नमेंट थी उसको इसलिए सिर्फ हटा दिया कू के द्वारा क्योंकि उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड को खास करके तेल पे कब्जा करने नहीं दिया। तेल का, ऑयल का नेशनलाइजेशन वहां किया गया था ईरान में। एक तो ये, दूसरा जो ट्रम्प कह रहे हैं बार बार डेमोक्रेसी की बात करते हैं, या दूसरा पॉइंट उनका न्यूक्लियर की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा 1957 में अमेरिका ने ही इनफैक्ट एग्रीमेंट किया था ईरान से, वहां के शाह से, कि न्यूक्लियर खास करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे।
और उस एग्रीमेंट की वजह से 1967 में अमेरिका ने ही न्यूक्लियर रिएक्टर और जो कहते हैं इनरिचमेंट के लिए इनफैक्ट यूरेनियम भी ईरान को दिया था। और वो महत्वाकांक्षा, सो अमेरिका ही न्यूक्लियर सपोर्ट करने वाला भी पहला देश था एक तरह से। और ये ऑयल के पीछे की जो राजनीति है या डेमोक्रेसी को खत्म करने, ये सारे अमेरिका ने ही ईरान में किए। और आज देखिए कि वो खुद कह रहा है कि डेमोक्रेसी वहां नहीं है या वो डिक्टेटरशिप है, वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका जो कभी गारंटर होता था और गाइड करता था विश्व को, यूनाइटेड नेशंस को बनाने में, और बहुत सारे पॉजिटिव किए अमेरिका ने, इससे कोई इनकार नहीं है। और ये ट्रम्प के सेकंड टर्म में मुझे लगता है ज्यादा हुआ है, जहां वो क्रेडिट लेने की ज्यादा कोशिश करते हैं, एक क्रेडिट स्टीलर टाइप वो बिहेव करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह वो सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप में और पॉलिटिकली लीडरशिप में तो थोड़ा पीछे ही जा रहे हैं। देखिए, उनकी बिजनेस लीडरशिप कहीं ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, फर्स्ट टर्म में भी वैसा ही था। बट अब उनकी जो महत्वाकांक्षा है इतिहास पुरुष बनने की ज्यादा है, और अपने बिजनेस को, चूंकि अब उनको नेक्स्ट टर्न तो आना नहीं है, तो अपनी महत्वाकांक्षा को एक तरफ नोबेल की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो ऑयल और खास करके आप कह लीजिए यहाँ पे और भी रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स की बात होती है, वो सारी चीजें अमेरिका को एक तरह से ऊपर ले जाके, ये कह रहे हैं ना अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो महत्वाकांक्षा ही इनको लेके डूब रही है। और इसमें नुकसान अमेरिका का तो हो ही रहा है, पूरी विश्व व्यवस्था चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मुझे लगता है जो अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि 41 देशों की जो मीटिंग हुई है, उससे कुछ निकल के आएगा और ये सारे देश लीड लें। और क्योंकि अभी लीडरशिप क्राइसिस पूरे विश्व में आ गई है, कोई ट्रंप को ये कहने वाला नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो, कोई उनको कहने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये वैक्यूम जो हो गया है, उसमें से निश्चित रूप से इन देशों को आगे आना चाहिए, एक पॉलिशन बना के ईरान को भी समझाया जाए और अमेरिका को भी समझा के बीच का रास्ता निकाला जाए, तभी विश्व व्यवस्था पटरी पे आ पाए। पूर्णिमा नाथ जी का रुख कर लेती हूँ। पूर्णिमा नाथ जी, अभी ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि थोड़ा और समय मिलेगा तो फिर मैं हॉर्मुज को खोलकर ही दम लूंगा, हॉर्मुज को खोल दूंगा, और दुनिया को वो एक प्रोवोकिंग मैसेज दे रहे हैं कि आप जाइए, कब्जा करिए, हिम्मत है तो आप कब्जा करिए, हॉर्मुज को खुलवाइए, आप वहाँ पर जाइए और दुनिया इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी, पैसा कमाएगी, ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। इस तरह की बातें अब अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उनके इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से समझ रही हैं? देखिए, मैं एक चीज़ काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, अमेरिका फर्स्ट जो उनका स्लोगन हुआ करता था, इट हैज़ टर्न्ड इनटू ए कल्टिस्ट प्रोपेगेंडा। अमेरिका फर्स्ट मतलब डोमिनेंस एंड प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर सोल्स, लाइव्स, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड सॉवरेंटी। अमेरिका को वो चाहिए। आप अगर बोल रहे हो कि अमेरिका हमेशा लीडर हुआ करता था, प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे आप बताइए अमेरिका कब लीडर हुआ करता था, कब प्रोटेक्ट किया था किसी को? अमेरिका तो एक परसेप्शन बनाया है लीडरशिप की, उन्होंने तो एक परसेप्शन बनाई थी प्रोटेक्शन की। 1945 टू 2055 ईयर्स ने उन्होंने 80 रेजीम चेंज करवाई है। ईरान वॉर 8 ईयर्स जो चली है, उसमें आपने इराक को सपोर्ट किया, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, जब वो लिटरली उसी को आपने आर्म किया, उसी को फंडिंग किया, उसी को आपने केमिकल वेपन की वो इंग्रेडिएंट्स सप्लाई की, अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट ईरान, बिकॉज ईरान वॉज द बिगर एनिमी। आप नहीं देख रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था, सब खून माफ है, बिकॉज इराक वॉज एक्चुअली देयर CIA एसेट, सद्दाम हुसैन वॉज अ CIA एसेट। उसके बाद आपने जाके उसी सद्दाम को आपने गिरा के उसको मार दिया है, बिकॉज उन्होंने कुवैत को अटैक किया। तो ये क्या मतलब बन चुकी है? एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वांट्स डोमिनेंस एट एनी कॉस्ट, डजंट मैटर हु यू आर। आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे, आपको नीचे भी गिराएंगे, वो उसी के पीछे अमेरिका की हाथ है। तो आप जो अगर बोल रहे हो अमेरिका लीडर है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अमेरिका कैसे लीडर बन चुका है? और आपके जैसे कंट्री, आपको अच्छा लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा सच के पाथ में चलती हूँ। और ये 35 डेज में 5, 6, 7, 8 घंटा तक सारे इंडियन चैनल्स में बैठे हुए थे। मुझे एक बात बताइए, कौन से इंडियन चैनल्स, कौन से लीडर्स आपके कंट्री से अभी तक
अमेरिका को क्वेश्चन किया है। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और मैं इंडियन अमेरिकन सिटीजन हूँ। यहाँ पे बैठ के अमेरिकन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती हूँ आपके चैनल में बैठ के, लेकिन आपके लोगों को कोई करेज नहीं होती है कि आज जाके बोले कि अमेरिका हैज बीन द एग्रेसर, अमेरिका इज द इंस्टिगेटर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आप आज से कोई चैनल में ये नहीं सुना मैंने। पर पूर्णिमा जी, तो दुनिया देख रही है ना। लेकिन अभी फिलहाल मेरी बात अमेरिका तो की मेरी भूमिका, बात ट्रम्प की भूमिका को तो दुनिया देख रही है। सवाल तो इसी बात कराने का से है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। आपकी बात भी मैं सुनूंगी ना। हाँ। यही चीज होती है जब मैं ये क्वेश्चन उठाती हूँ, सारे चैनल आप लोग जवाब देने में बिल्कुल वेट नहीं करते हो। दिस इज आवर सिचुएशन। अगर कनाडा जाके दावोस में बोल सकता है कि वी न्यू द रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाज फार्स, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ईरान के मामले में क्यों नहीं बताया? आपने जाके लिटरली फ्रांस के मैक्रोन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने लीक किया था ना उनका चैट। हाँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में क्या बोल रहे हो? वही लॉजिक तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ना। इंडिया को मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी खामेनी को हटाया गया है तब भी आपने जाके कुछ नहीं बोला। 7 दिन के बाद आपके मियाँ रिप्रेजेंटेटिव जाके वहाँ पे साइन किया है कॉन्डोलेंस बुक पे। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। आप वेनेजुएला का मादुरो को किडनैप करके लेके गए, आप क्यों चुप थे? आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, आपके जो सिविलाइजेशनल फाउंडेशन हो, हिंदू फाउंडेशन है जो लिव एंड लेट लिव में बिलीव करते हैं। आप सबको कनेक्ट करते हो, सबको लेके चलना चाहते हो, किसी का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। इवन हिंदूज डजंट गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। आप उसी सिविलाइजेशन के आधार पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। नॉन अलायंस है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑल अलायंस वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्वेश्चन पूछने में क्या दिक्कत है? क्यों हिचकिचाते हो आप लोग? यही मेरे को दुख होता है कि आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बियॉन्ड अमेरिका सिविलाइजेशन इज ओनली 250 ईयर ओल्ड। आप तो 5000 10,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन हो। ईरान के सिविलाइजेशन वो अगर टक्कर दे रहा विथ 12,880 सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम, वो कंट्री चैलेंज कर रहा है और रिटेलिएट कर रहा है। आप मुझे बताइए, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ आप रिटेलिएट करोगे। यही सिचुएशन आपके ऊपर लागू होती तो आप रिटेलिएट कर सकते थे। फॉरगेट अबाउट द इंटरनल सिचुएशन। ईरान ने आज जो दिखाया है, इट्स मोर देन एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने ना अमेरिका जैसा बड़े कंट्री को चैलेंज कर रहे, बट ऑल्सो इंटरनली दे वर एबल टू कीप द कंट्री टुगेदर फॉर 47 ईयर्स। जो भी बोले अमेरिका, CIA जो भी बोले, परसों जाके अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोले 45,000 मार दिया। ये नंबर कहाँ से आया? उससे पहले 30,000 नंबर बोला था। ये नंबर कहाँ से आया? CIA ने दिया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। दिस इज द मोमेंट दैट आई थिंक आई एक्सपेक्ट a country like India, a civilizational society like India to come out and actually start questioning what is important for you. अगर ये war immoral है, अनएथिकल है, क्वेश्चन पूछिए। दिक्कत क्यों होती है क्वेश्चन पूछने में? क्वेश्चंस तो और मुझे कोई मोदी मीडिया के पार्ट नहीं हूँ। मैं मोदी को पसंद करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इंडिया की लड़की हूँ। इसका मतलब नहीं है मैं कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकती हूँ। यही क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ। आप थोड़ा जजमेंटल हो गई हैं मैम, मुझे ऐसा लगता है। हम क्वेश्चंस कर भी रहे हैं और यही वजह है कि हम हर 2-3 घंटे में ईरान, अमेरिका, इजराइल का मुद्दा भी उठाते हैं और अपने तमाम सहयोगियों को बुलाते हैं, पैनलिस्ट को बुलाते हैं, ताकि वो हर एक बात का विश्लेषण कर पाएँ। मैं तो ये भी पूछती हूँ कि अमेरिका दावे कुछ और करता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? ठीक है, खन्ना साहब कुछ बोलना चाह रहे। खन्ना साहब, अभी अगर अमेरिका ये कहता है कि भाई ईरान में कुछ सब कुछ तबाह हो गया है, हमने सेना खत्म कर दिया, हमने नेवी खत्म कर दिया है और हम अब बहुत नज़दीक हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के, हम तो कब्जा कर ही लेंगे कभी भी, हम अब अचीव करने जैसा कुछ है नहीं ईरान में, तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आप जाके कब्जा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है बाकी देशों को प्रोवोक करने की और ये कहने की जाकर कब्जा कर लीजिए? अगर आपके अंदर उतना दमखम है या आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं है तो फिर कर लीजिए ना। और अगर आपके जहाज़ वहाँ पर उड़ रहे हैं, F-35, आपका F-15, ना जाने कितने जहाज़ आपके मार गिराए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर सेना पूरी तरीके से खत्म है, आपने हथियारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, आपने सक्षमता पूरी तरीके से कमज़ोर कर दी है, ईरान को तोड़ दिया है, तो फिर आपके जहाज़, आपके फाइटर जेट्स, आपके मिसाइल्स
कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? ओके, पहले तो मैं अजिताभ साहब ने एक चीज कहा था कि अमेरिका कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ जो आवाज भी उठा रहे हैं उनकी क्या अमेरिका सुनता है? किसी की नहीं सुनता है। क्या रशिया किसी की बात सुन रहा है? यूक्रेन में जिस तरह से घुसा हुआ है नहीं सुन रहा है। आप नेटो आज की का बात ले लीजिए, नेटो के सदस्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो आज की डेट में कोई किसी की नहीं सुनता है, क्योंकि यूएनएससी और यूएन बिल्कुल ही डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब पूर्णिमा जी की बात करता हूँ। देखिए, आई रिस्पेक्ट पूर्णिमा, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, योर थॉट प्रोसेस, बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपका देश, क्योंकि आपने बोला आप अमेरिकन सिटीजन है, आज तक कभी आप नॉर्थ कोरिया को चैलेंज करने में कभी आपकी हिम्मत हुई है? या नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कभी कोई स्टेटमेंट देने की हिम्मत हुई है अमेरिकन की? कभी भी नहीं। क्यों नहीं हुई है? क्या आपकी स्टेट पॉलिसी में वो आपका एनिमी नहीं है? नॉर्थ कोरिया इज योर एनिमी, बट यू पीपल अमेरिकन डोंट हैव द गट्स, सो प्लीज डोंट टीच अस अ मॉरल लेक्चर। लाइक आई सेड, आप कोई भी स्टेटमेंट दे दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान को हमने अच्छी तरह से ठोका था। आई एम एक्स आर्मी ऑफिसर, आई नो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट वी हैड डन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान बकवास करता है और आपके प्रेसिडेंट उठा के उस चीज को, ही इज वेरी प्लीज्ड अबाउट इट, क्रेडिट लेते हैं। इंडियन पीएम भी तो पाकिस्तान पे गया हुआ था ना, मोदी जी भी तो गए हुए थे, इसका क्या मतलब हो गया? और ये कहना है कि मॉरल लेक्चर नहीं देना, मॉरल लेक्चर तो आप दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि छाती ठोक के 56 इंच वाली बात हो जा रही है ना, ये सिचुएशन सही नहीं है ना। देखिए, क्रिटिसिज्म, अगर आप डेमोक्रेसी हो तो क्रिटिसिज्म आप सही ले सकते हो। अगर आप आगे उल्टा उंगली उठाना कि मेरे को यूज करके मेरे कंट्री के अगेंस्ट बोलना और आपकी बिल्कुल नहीं सुनना, दिस इज वेयर यू आर फेलिंग, दिस इज वेयर आई हैव टू टेल यू, दिस इज you are not unbiased, you are biased, you are biased. The other thing is, I'm sorry, you are biased. No, I'm not. You are not independent, you are biased. मैंने बोला, I appreciate जो आपने बोला, I respect your thoughts. I said that. That is your thought process. My thought process is what I am saying. So when you want to counter it, you counter it. Right now is my time. Let me speak. Similarly, जो ये अमेरिकन कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को मार दिया। Did anybody condemn in America or the American president? क्या उन्होंने एक बार? Did anybody condemn का मतलब मैं कर रही हूँ? नहीं, आप क्या, आपकी वैल्यू नहीं है ना। यू आर ऐसे कैसे बात है, आपको वैल्यू नहीं है? नाम लेके मनीषा जी, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? लैंग्वेज इज दिस? नो सुनिए, उनका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर नहीं सुनिए पूर्णिमा जी, सुनिए, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, नो लिसन, आप अगर डेमोक्रेसी, आप रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी को समझ रहे हैं, आप हर एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का समझ रही हैं। मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ, हमारे साथ 4 और मेहमान हैं, वो भी अमेरिका को कंडेम कर रहे हैं, अमेरिका की निंदा कर रहे हैं, तो आप हमारी वैल्यू नहीं कर रही हैं, आप मीडिया के क्वेश्चन वैल्यू नहीं कर रही हैं, तो फिर वही बात करना साफ कर रहे हैं ना। के ऊपर कमेंट किया कि हिंदुस्तान ने इंडिविजुअली नहीं आपको टारगेट कर रहे हैं। That's not how you come to the debate and talk about somebody. Sorry. You spoke for my country. You said कि इंडिया ने जो है कंडेम नहीं किया। आप मेरे पूरे देश को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं भी 7 शामिल दिन आप बैठे रहे, मियां के रिप्रेजेंटेटिव जाके वहां पे कॉन्डोलेंस बुक में साइन कर रहे हैं। आप कहाँ थे? देखिए, वही, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही वाज अ रिलीजियस लीडर। और शिया की एक पोस्ट है वो, मैंने आपके नोट हो व्हाटएवर, डजंट रियली मैटर। आपकी मतामत आपकी है, मेरी मतामत मेरी है, लेकिन आप कौन ओपी तिवारी वाले किसका ओपी तिवारी ओपी तिवारी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओपी तिवारी जी, ओपी तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ओपी तिवारी जी जस्ट नाउ। ओके, मैं पूर्णिमा मैडम की मैं बात सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पूरे विश्व में सबको आके कंडेम करना चाहिए था, मैं पूरी सहमत हूँ, लेकिन उसके पहले क्या होगा, वहाँ की पब्लिक को भी कंडेम करना चाहिए था। जब उनके वोटिंग के लिए सीनेट में गए, कांग्रेस में गए, फिर भी वो जीत गए, बिना परमिशन लेने के लिए आए थे। अभी देखिए, एक मरा था, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो जेनोसाइड लेबनान में हो रही है, उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए।
उनकी आर्मी खड़ी हो रही है, बात सही है, लेकिन ये जो सेनेट है और जो कांग्रेस है जहां पर परमिशन लिया वहां पर इनके खिलाफ ज्यादा लोग नहीं बोल रहे। अब जैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी सबकी काफी अलग अलग है। भारत का इंटरेस्ट इजराइल में भी है, ईरान में भी है। ईरान भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, इजराइल पे डिपेंडेंट है। लेकिन अभी देखिए चीन और रशिया उन्होंने क्या कहा, इनके स्टेटमेंट्स कहाँ आए हैं? मैं उन्हीं पर आ रही थी सर। हाँ तो कैसे आए हैं ये देखना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी अभी ना ये चुप रहने के बावजूद भी अगर ये हल्ला मचा रहे हैं तो ये अपने पांव पे कुरानी मार रहे हैं। देखिए जिस तरीके से हार रहे हैं ऐसी हार तो कभी नहीं हुई। भले वियतनाम में गए, अफगानिस्तान में गए, वहां जाके हारे हैं, वहां जाके 10 साल रह के हारे हैं। अब यहाँ पे कुछ ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से तैयारी की थी। अब जहां तक मैं CIA और मोसाद का भी कुछ एक्शन अप्रिशिएट करना चाहता हूं, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया खुमैनी कहां छिपे हुए हैं, पहले दिन सक्सेसफुल हुए। ये ईरान सक्सेसफुल नहीं रहा उनको हटाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अटैक कर रहा है, अब सबसे पहले सामने आना चाहिए था गल्फ के उन देशों को जिन्होंने अपनी जगह दे रखी थी अमेरिका को बेस बनाने के लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दे रहे थे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपना ही नहीं बचा पा रहे, उनके पायलट्स खुद ही भाग जा रहे। उनको खड़ा होना चाहिए था, बोलना चाहिए था ईरान के खिलाफ कि आप क्यों खड़े हो, लेकिन कुछ मैसेज अलग लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है। और ये जो है मैं जैसे खन्ना साहब बता रहे थे कि वो जो हमारा ऑफ सिंधु हुआ था उसमें क्या किया था, और पाकिस्तान कटोरा लेके गया, कटोरा भर दिया उन्होंने, और कटोरा कहाँ यूज हुआ, उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्टर्ब बनाने की कोशिश की थी। तो इनको तो विश्वास करने की हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से अमेरिका को बहुत प्यार है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से उनको दुश्मनी है, जबकि पाकिस्तान में ज्यादा टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के हाथ में बहुत टेररिस्ट हैं, कभी भी उनसे क्यों है। ये तो देखने की बात है कि क्या करना है, अमेरिका कितना भारत को देखता है, सहयोग करता है कि फॉरेन पॉलिसी जो भी हमारे देश की अच्छी चल रही है। पूर्णिमा जी मैं हंस के बोल रहा हूँ, आप मैं पूरे एग्री करता हूँ, पूरे विश्व को कंडेम करना चाहिए था, पूरे विश्व कंडेम करना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपकी पब्लिक आनी चाहिए थे रोड पे। नहीं पब्लिक बोलेंगे कैसे ना, वही बात है ना तिवारी जी, वही प्रॉब्लम होगी ना। अगर आप हम बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री और आपकी कंट्री दोनों डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अब लीडर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हो। आज अगर मैं इंडिया में होती, बीजेपी की मेंबर होती, अगर यही स्टेटमेंट मैंने आपके न्यूज स्टेशन में देती तो मुझे बीजेपी से कब से निकाल देते। यही चीज है, ये जो क्रिटिसिज्म है ना, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म लेने की एक सक्षम होना चाहिए। आप आपके साथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ये नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स आर एंटी इंडिया और एंटी मोदी, ऐसे नहीं है। मैं मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जब यहाँ पे 2019 में आए थे, वो ह्यूस्टन में फ्रंट सीट में बैठी हुई थी ट्रंप और मोदी के साथ। देखिए मेरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिकन सिटीजन होके, इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीजन होके हमारी डेमोक्रेसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो मुझे भी डरा रहे हैं, वो मुझे भी इंटिमिडेट कर रहे हैं। यही चीज इंडिया में भी होती थी, आप कोई डिफरेंट नहीं हो। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर डेमोक्रेसी है तो ये अगर ये सिचुएशन है, वो आप आइए, यू आर द ओनली कंट्री टुडे दैट आई हैव द तक साझा करते। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ईरान के बुशहर में भी ड्रोन अटैक की जानकारी मिल रही है। राहत सामग्री के गोदाम पर ड्रोन अटैक हुआ है, ऐसी जानकारी है। बुशहर में ड्रोन अटैक की खबर है। ईरान के एक और इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। राहत सामग्री के गोदाम पर ड्रोन अटैक होने की जानकारी। हमले में 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। तो फिलहाल ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। बड़ा अटैक हुआ है बुशहर में, दरअसल ये ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान के बुशहर में ड्रोन अटैक हुआ है। राहत सामग्री के गोदाम पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में 3 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। तो लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अच्छा मल्लिका जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मल्लिका पांडे जी, अभी पूर्णिमा नाथ जी ने जो कहा, फिर खन्ना साहब ने जो कहा, कितनी आप सहमत हैं पूर्णिमा नाथ जी से भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड को लेकर, भारतीयों के स्टैंड को लेकर, ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में फिलहाल चल रहा है, और अमेरिका को कंडेम करना, क्या अमेरिका किसी की सुनता भी है? मैं नेटो का भी जिक्र करूँ, मैं UN का भी जिक्र करूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी बात करूंगी, तो कहीं पर किसी की सुनी जा रही है? दुनिया में कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी गाते हैं और अपनी अपनी करते हैं। देखिए मनीषा जी, अब 1 महीने से ऊपर हो गया है युद्ध को। हमने कहीं ना कहीं एक चीज नोटिस की है कि कोई ना वॉर कन्वेंशन माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कोई ना इंटरनेशनल लॉ माना जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक
मैं आज के टाइम में ईरानियन रिजीम से अग्री नहीं करती हूँ, और आई एम श्योर जितने भी मेरे साथ के पैनल में है कोई भी ईरानियन रिजीम से अग्री नहीं करता है। बट हम इंटरनेशनल लॉ नाम की एक चीज है, आज तक किसी ने भी ईरान पर, एक सॉवरेन नेशन है ईरान एट द एंड ऑफ द डे, आप जिन लोगों के लोकतंत्र के नाम पर लड़ रहे थे, अब आप उस सेम देश को बता रहे हैं कि आप स्टोन एज में पहुंचा देंगे। आज हमारी दुनिया एआई पर चल रही है और आप उन देश के, उन सिविलियंस के बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं, उनके डीसैलिनेशन प्लांट पर अटैक कर रहे हैं। पहले तो भाई रेड लाइन किसने क्रॉस की? इजराइल और अमेरिका ने क्रॉस किया वो रेड लाइन। रिटेलिएशन में हम देख रहे हैं कि ईरान भी वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। बार बार ईरान इस चीज पर फोकस करता रहा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर लिखता रहा कि अगर अमेरिका इजराइल रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो हम भी करेंगे, हम भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। जहां तक बात आती है, देखिए सबके पास अपने अपने ओपिनियन है, बट मुझे जो मेरा ओपिनियन है मनीषा जी, वो ये है कि भारत का एक बहुत ही कैलिब्रेटेड, बहुत ही कैलकुलेटिव मूव रहा है। भारत को सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना है। मैम, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती और फिर बाकी गेस्ट से उसका काउंटर भी लेती। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन फिलहाल इसी बीच एक बड़ी जानकारी अब तक साझा करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक भूकंप की तीव्रता को लेकर कोई जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी, दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। भूकंप का केंद्र क्या था, अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। तीव्रता कितनी रही, फिलहाल इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं, और जैसे ही वो जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को भी अपडेट करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अलग अलग शहरों में, दरअसल देखिए जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके लगे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।